हम नहीं रोए, हम मीडिया में नहीं है, हम रोड पे आके नहीं बैठे, तो क्या हमारे कष्ट नहीं है, हमारे दर्द नहीं है? कौन मारेगा? 8 साल से मेरे पिता जेल में, हम 2 बच्चियां हैं, हम मारने जाएंगे किसी को? किससे? 4 लोगों का परिवार है हमारा, मेरे पिता, मेरी माँ, मैं, मेरी छोटी बहन। सोचिए किसी बेटी के दिल पे क्या बीती होगी कि जिस दिन उस विदा होके दूसरे घर जा रही है, उसको पता है कि उसके पिता भी अपने घर से वापस जा रहे हैं, अभी आज के बाद वो आपको नहीं मिलेंगे। पीड़ा सही है हमने सर, अब बस करें। मैं देश के राजनेताओं से कि अगर ज़रा भी इंसानियत बची है तो बस कर दो अब। हम थक चुके हैं सर, हम थक चुके हैं, अब बस कर दें। कुलदीप सिंह सेंगर की बड़ी बेटी ऐश्वर्या सेंगर हमारे साथ हैं। ऐश्वर्या, इस पूरे मामले पर क्या कहना है आपका? मैं बहुत आज दुखी मन से आपके सामने बैठी हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि हमारे सबूत कोर्ट में इतने स्ट्रांग है कि वो अपने लिए खुद बोलेंगे, सच को हमें हमें मीडिया में प्रदर्शन करने की और ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज शायद लोगों को हमारे थ्रू सच पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही पक्ष शोर मचाता रहा है आज तक। उन्होंने मेरे पिता के बारे में गलत गलत धारणाएं लोगों के मन में बनवाई हैं, अफवाहें उड़ा के। और पिछले 8 साल से मैं, मेरी बहन, मेरी माँ, हम, मेरा पूरा परिवार उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। इन्होंने जब हमारे ऊपर 8 साल पहले, मेरे पिता के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं था। ऐसा नहीं है कि मेरे इनके परिवार की हिस्ट्री उठा के देख ली जाए और मेरे परिवार की हिस्ट्री उठा के देख ली जाए, मेरे परिवार पे कोई भी, मेरे पिता पे एक भी मुकदमा नहीं था। 2018 में इन्होंने साजिश के तहत कुछ पॉलिटिकल लोगों से भी ये मिले, जो लोकल वहाँ के पॉलिटिकल लोग हैं, उनके साथ मिलके इन्होंने ये साजिश बनाई और जिसमें मेरे पिता को इन्होंने फंसाया। उस वक्त भी इतना मीडिया प्रेशर बना, इतने जो हमारा ट्रायल हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है कि वो भी मीडिया ट्रायल हुआ है। मीडिया के प्रेशर में मेरे पिता को सज़ा कराई गई। मैं पिछले 8 साल से हाई कोर्ट जा रही हूँ अपनी फ़ाइल लेके, अपने सारे तथ्य लेके। हम लोग तथ्यों में हम कहीं से कमज़ोर नहीं हैं। हम, आपको पता होगा कि ये इन्होंने हर बार हर एजेंसी के सामने अपने अलग अलग बयान दिए हैं। इन्होंने समय 3 बार बदला, इन्होंने सारी चीज़ें हर पल पल पे जब ये इंटरव्यू देती हैं। अभी देखिए कल ही सुप्रीम कोर्ट में इनकी तरफ से बहस हो रही थी कि ये 15 साल 10 महीने की थी जब ये घटना हुई। कल मैं एक इंटरव्यू इनका देख रही थी, उसमें कह रही है मैं 17 साल की थी। अब एम्स की एक पुष्टि करती हुई रिपोर्ट है कि ये उस वक्त 18 साल से ऊपर की थी। लेकिन क्योंकि महज इनके बयान हैं, पॉक्सो जैसा कानून है, मेरे पिता को सज़ा करा दी गई। अभी भी जब हाई कोर्ट से फैसला आया तो वो पूरा लीगल पॉइंट पे है, हमारे सारे सबमिशन हाई कोर्ट के सामने किए गए। लेकिन इन्होंने उसको देखते हुए फिर एक माहौल बनाना स्टार्ट किया वहाँ से, और उसके चलते हम देख ही रहे थे। मैं कल सुप्रीम कोर्ट गई थी, मैं अपने पिता के केस में मैंने वकालत की पढ़ाई में पहले सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, मैं बता दूं, और इस केस के बाद ही मैंने लॉ किया है। और अब मैं अपने पिता का केस देखती भी हूँ। और मैं कल सुप्रीम कोर्ट पहुँची और आप मानेंगे नहीं, 20 पत्रकार मेरे गाड़ी से उतरते ही मेरे इर्द गिर्द आ गए। सब मेरी शक्ल पहचानते हैं, सब मुझे पहचानते हैं। मतलब मेरा, इनके पास तो प्रोटेक्शन है, सरकार की दी हुई सुविधाएं हैं। ये बेटी हो गई, ये इन्होंने खुद को देश की बेटी घोषित कर दिया। लेकिन आप उन्नाव के लोगों से जाके पूछिए ना, मैं बेटी नहीं हूँ। मेरा चलना, घर से निकलना इन्होंने मुश्किल कर दिया है। सारे तथ्य सब कुछ हमारे पक्ष में होते हुए भी आज हमारी ये स्थिति कर दी है कि अगर कोई हमारे पक्ष में बोले तो ये उसको बुरा भला कहती हैं, ये कुछ भी बोल सकती हैं। ये जजों को कह देती, अगर आपके पक्ष में फैसला आए तो जज सही हैं, आपके पक्ष में फैसला नहीं आए तो जज गलत हो गए। जुडिशरी पे इस तरह का अनड्यू प्रेशर बनाती हैं, जाने किस तरह। आपको शायद पता है कि नहीं पता, इनकी पॉलिटिकल अफिलिएशन है एक नेशनल पार्टी से, और वो आज से नहीं, बहुत पुराने इनके चाचा जो थे वो प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते थे। 2000 में मेरे चाचा के ऊपर ही गोली चलाकर, जान का हमला करके वहाँ से फरार हुए थे। 16 साल बाद लौट के आए थे। तो ऐसा नहीं इनकी दुश्मनी और हमारी दुश्मनी कोई आज की है,
ये बरसों पुरानी चली आ रही है और जिसका इन्होंने फ़ायदा उठा के, कुछ लोकल पॉलिटिशियंस ने फ़ायदा उठा के मेरे पिता पे मुकदमा बनाया है। तो आप मानती हैं कि आपके पिता बेगुनाह हैं? मैं और जितने भी लोग उन्नाव के भी हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, आप उनसे जाके बात करिए और पूछिए। हर आदमी वहाँ का बच्चा बच्चा सच जानता है कि मेरे पिता बेगुनाह हैं। और ये मैं सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये सबूत भी आपको बताएंगे कि मेरे पिता बेगुनाह हैं। इन्होंने पहले तो, मैं एक चीज़ आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हर जगह न्यूज़पेपर्स में देख रही हूँ उन्नाव गैंग रेप केस। मेरे पे इस मुकदमे में जो उन्नाव गैंग रेप केस है, हाँ, ये पीड़िता ने दो बार दो अलग अलग जगहों पे कंप्लेन की है, वो मेरे पिता का मुकदमा नहीं है। इन्होंने 21 जून को पुलिस में कंप्लेन लिखाई कि एक शशि सिंह हैं, उनकी बेटी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, और जिसके बाद 3 लोगों ने, जिसमें शशि सिंह के बेटे भी शामिल थे, मेरा रेप किया। ये घटना के बाद इनका जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान होता है 22 जून को। इस वक्त तक ये 4 जून 2017 की जो घटना बता रही हैं, इसका कोई भी जिक्र नहीं करती कहीं भी। मतलब मेरे पिता का उसमें कहीं भी नाम भी नहीं लेती, क्योंकि ऐसी घटना है ही नहीं। उसके बाद पंचायत बुलाई जाती है गांव में, जहाँ पे इनके चाचा प्रेशर बनाते हैं गांव में कि जो शशि सिंह हैं, उनका जो बेटा है जिसको इस मुकदमे में फंसाया गया है, उनके और इनके बीच में शादी करा दी जाए, क्योंकि वो हम उम्र हैं और दोनों सेम कास्ट से आते हैं नेचुरली, और जिससे ये बात करती थी वो दूसरी जाति के थे। तो शशि सिंह उस वक्त मना कर देती हैं, कहती हैं कि अगर इसकी बातचीत किसी दूसरे लड़के से होती थी तो मैं अपने लड़के से शादी नहीं कराऊंगी। तो ये उनके पूरे परिवार पे मुकदमा लिखा देती हैं। अब इसमें मेरे पिता का सिर्फ इतना कसूर है कि वो जब पंचायत गांव में रखी जाती है, वो उसका हिस्सा थे, क्योंकि वो भी गांव के इज्जतदार बड़े लोगों में आते थे, बुजुर्गों में। उन्होंने बस इतना आवाज़ उठाई थी कि महिलाओं को रेप जैसे मुकदमे में ना फंसाया जाए। तो उन्होंने शशि सिंह और उनकी बेटी जो थी, उनका नाम एफआईआर में अर्ज किया कि आप पुलिस वालों से और सबसे हमारे बारे में, किसी ने पूछा कभी कि हमारे साथ क्या हुआ है? आपको तो सरकारी सुविधाएं मिली, सीआरपीएफ की प्रोटेक्शन मिली, आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता, आपकी फ़ोटो कोई कहीं डाल नहीं सकता, आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। लेकिन इल्ज़ाम लगा के आपने मेरी और मेरी बहन की ज़िंदगी का क्या कर दिया, ये सोचा आपने? ट्विटर पे किस किस तरह की बातें लिखते हैं आप ही जैसे लोग आप ही लोगों के बीच में से लोग लिखते हैं, रेप थ्रेट्स, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम ये हो, बहुत ही गंदी गलीज चीज़ें रोज़ मेरे डीएम में आती हैं, रोज़ मुझे पढ़नी लिखी पड़ती, जाती हैं? बिल्कुल लिखी जाती हैं। और इतनी घटिया बातें जो शायद मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा दिल दहल जाता है वो बातें पढ़ के, जिस जिस तरह की बातें लिखी जाती हैं। मतलब क्या मैं बेटी नहीं हूँ? किसी बेटी को रेप थ्रेट्स मिल रही हैं कि क्योंकि एक परसेप्शन बनाया गया कि आपके पिता ने ये किया है। बेगुनाह है मेरे पिता, मेरे पास सारे सबूत हैं, वो बेगुनाह थे और मैं उन्हें न्यायपालिका से छुड़ा के लाऊंगी, क्योंकि हमारे पास सारे सबूत हैं। आप फैलाते रहें, आपको जितना झूठ फैलाना है, आप जिस तरह का दबाव बनाना चाह रहे हैं, वो भी एक टाइम के बाद लोगों को समझ में आएगा कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। तो आपको थ्रेट मिलता है? मुझको आपको धमकियां मिलती हैं? मुझको सिर्फ ऑनलाइन थ्रेट नहीं मिलता है सर। मैं कॉलेज जाती थी, मैं आपको बताती हूँ, ये मुकदमा हुआ और मेरे हॉस्टल और मेरे कॉलेज के बीच में 10 मिनट की दूरी थी। मैं रोज़ जब हॉस्टल से निकलती थी ना, तो डर के निकलती थी कि आज कोई मुझे चलते हुए क्या कह देगा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हमारी फ़ोटोएं वायरल करने में किसी को रोकती। सबको पता था कि हम कौन हैं, सबको हमारी शक्लें पता थी। मैं कॉलेज में जब लॉ फाक में एडमिशन लेने गई, तो मेरे पिता का नाम देख के मुझे घूरा गया 5 मिनट कि अच्छा आप उनकी बेटी हैं। तो हमने, आपको लगता है कि एक तरफ ही स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, दूसरी फैमिली की तरफ कितना क्या क्या झेलना पड़ता है। और अगर कहीं ज़रा सा भी सच होता तो ठीक है, वो हमारे कर्म थे, हम झेल रहे थे। लेकिन एक रत्ती सच जिस एक्यूजेशन में नहीं है, उसकी वजह से मेरे परिवार को कितना कष्ट सहना पड़ा। मैंने अपने चाचा खो दिए, अकेले पैरोकार थे, 3 भाई हैं, 2 पे मुकदमे लगा दिए। एक मेरे चाचा थे, 2 पैरोकारी कर रहे थे।
दिल्ली में जाने किन हालतों में उनके साथ क्या कर दिया, आज तक उस बात पे मुकदमा नहीं लिखा गया। कोई कहने वाला नहीं है कि आपके चाचा के साथ क्या हुआ। उन्नाव के लोगों को सब पता है सर, उन्नाव के लोगों को पता है। आपने अगर वो पिक्चर्स देखी होंगी, पूरा उन्नाव आया था, लेकिन किस तरह, किस हालातों में दिल्ली में उनके साथ क्या किया गया, जो उनके साथ की मौत, अकेले पैरोकार, आपकी तरफ कोई नहीं बचा। तो हमारे भी तो बाप के ऊपर, हमारे चाचा के ऊपर, सबके ऊपर आपने मुकदमे लगाए, हमारी तरफ आपने किसको रहने दिया? अपने घर की, अपने खानदान की सबसे बड़ी बच्ची मैं हूँ। 8 साल पहले ये मुकदमा हुआ था, क्या उम्र थी मेरी, तब से मैं ये झेलती चली आ रही हूँ। जब कॉलेजेस में गई, पढ़ने गई, तो भी मैं आपको बता तो रही हूँ, 10 मिनट की दूरी, वो 10 मिनट की दूरी मेरे लिए 10 घंटे जैसी हो गई थी। मैं निकलती थी और मुझे डर लगता था। और मेरे पिता भी उस वक्त इसलिए डरे हुए थे क्योंकि जो इनके चाचा हैं वो एक हिस्ट्री शीटर हैं, और उनका जो गैंग है वो दिल्ली नांगलोई कोई ज़िला है यहाँ पे शायद, और वहाँ की कोई चर्चित गैंग के हिस्सा हैं वो। मतलब आप पता करेंगे तो आपको भी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। वो प्रॉपर हिस्ट्री शीटर हैं। मेरे पास डेथ थ्रेट्स के फ़ोन आते थे। मतलब मेरे पिता इतना डर, अंदर होते हुए भी उनको हमारी सेफ्टी की इतनी चिंता थी, इतना डर था, इतना भय था। मैं दिल्ली में अकेले रहती थी, मेरा पूरा परिवार कहता था पढ़ाई छोड़ के वापस आ जाओ, क्योंकि हम इस स्थिति में तुम्हें दूर नहीं रख पाएंगे। तो हमारी पढ़ाई, हमारा करियर, हर चीज़ पे इस चीज़ ने इस तरह इफ़ेक्ट किया है। मतलब मैं मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि पिछले 8 साल में हमने क्या झेला है। लेकिन हमने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, हम कहीं नहीं जाके बैठे, हमने किसी से कांटेक्ट करने की, कुछ करने की हमने कोशिश नहीं की। हमें न्यायिक प्रक्रिया पे विश्वास है। हमने कहा हम सच हैं, आज नहीं तो कल हम जीतेंगे। लेकिन अब जिस तरह के माहौल बनाए जा रहे हैं, आप धरने पे बैठ के आप जुडिशरी को कुछ भी बोल दे रहे हो, आप लोगों को प्रेशर में लाना चाह रहे हो, आप संस्थाओं को प्रेशर में लाना चाह रहे हो कि अगर मेरे मन का करोगे तभी तुम सही हो, मेरे मन का नहीं करोगे तो तुम गलत हो। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती थी, कलेक्टर बनना चाहती थी? मैं सिविल सर्विस, मेरे पिता का सपना था कि उनकी एक बेटी डॉक्टर बने, एक बेटी आईएएस बने, और आईएएस बनने का जिम्मा मैंने उठाया था। मेरी छोटी बहन डॉक्टर हैं, और मुझे इस बात का दुख है कि शायद अब वो सपना मैं नहीं पूरा कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आज भी वो मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने लॉ की पढ़ाई करना भी इस मुकदमे की वजह से ही शुरू किया। मतलब मेरा लॉ के प्रति कोई ऐसा खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब हम पहले वकीलों के पास जाते थे तो वो जो हमें कह रहे हैं, जो समझा रहे हैं, हमको तो समझ ही नहीं आता था। हमें तो ये भी नहीं पता था कि ट्रायल कोर्ट के वकील अलग होते हैं, हाई कोर्ट के वकील अलग होते हैं। हम कुछ जब दिल्ली आए ना सर, ऐसे माहौल में दिल्ली आए थे कि हमें कुछ नहीं पता था। मैं हाथ जोड़ के उस वक्त विनती की, आपको शायद आपको याद है नहीं है, 2019 में जब मेरे पिता को दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया, किस तरह की बातें बोली जा रही थी, रास्ते में मार दो, एक निर्दोष आदमी को बिना जाने इस तरह का प्रेशर बनाया जा रहा था। पूरी रात, पूरे दिन हम लोग जगते रहते थे, हाथ जोड़ के मनाते रहते थे कि पापा को कुछ हो ना, क्योंकि जो है आज वो ठीक, हमें पता है तो हम उनके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग जैसी बातें कर रहे हो, आप उनको मारने की बातें करते थे। उसमें तो हम क्या करते सर? उसके बाद हम सबूतों का क्या करते? मेरे चाचा को तो आपने मार ही डाला ना, क्या करें हम उसका? सारे सबूत, मतलब आपने अभी मुझसे बातचीत में कहा कि जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर कहते थे कि बेटी तुम्हें कलेक्टर बनना है, तुम्हें डीएम बनना है, समाज सेवा करना है, यही कहते थे। वो सपने टूट गए इस पूरे झंझावात में, ऐसा ही हुआ? सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार के, मेरे घर के एक एक बच्चे के, किस तरह से जो बच्चा स्कूल में था उसकी स्कूल में बुलिंग हुई, हम बाहर थे, मतलब लोग क्या क्या लिखते थे, दोस्त छूट गए, सब छूट गए। बहुत, हम आपको बता नहीं सकते हैं कि हमारे साथ हमें क्या क्या बोला गया है, और इस तरह का माहौल बना गया कि अगर कोई सच बताना भी चाहे, कोई हमारे पक्ष में बोलना भी चाहे, तो आदमी उसको गाली देता है।
मतलब हम इतने खराब लोग हो गए हैं कि अब हमारे पक्ष में भी नहीं बोल सकते लोग। और क्यों? क्योंकि एक लड़की ने महज इल्ज़ाम लगा दिया मेरे पिता के ऊपर। हर चीज़ आप प्रेशर बना के करा लेंगी, आप हर चीज़ में झूठ बोलेंगी। आप नहीं बताएंगे किसी को कि आपके पिता के ऊपर 28 मुकदमे थे, आप नहीं बताएंगे किसी को कि आपके चाचा के ऊपर 17 मुकदमे हैं, कि उन्होंने मेरे चाचा के ऊपर गोली चलाई थी, मेरे एक चाचा को आप ही लोगों ने मरवाया है। ये सब आप नहीं बोलेंगी। आप बोलेंगी कि नहीं वो पावरफुल है। अरे पिछले 8 साल में आप बताइए ना, जितने भी चुनाव हुए किस में आपने वीडियो नहीं बनाया, किस में आपने नहीं बोला कि इसको टिकट दो, इसको नहीं टिकट दो। 2022 में आपकी माँ उन्नाव सदर से चुनाव लड़ी। उन्नाव के लोगों को सब पता है सर, लेकिन हम उन्नाव में तो नहीं रहते ना। हम तो पढ़ने निकले थे, हम तो दिल्ली रहते थे, तो दिल्ली के लोगों को तो नहीं पता था दिल्ली में आपने कैसा माहौल बनाया था। हम हॉस्टल में रहते थे, हम अगल बगल वाले लोगों से अपने डरते थे। रोज़ पेपरों में खबरें निकलती थी, मैं और मेरी बहन बनाते थे, हे भगवान आज हम फ्रंट पेज की न्यूज़ ना हो, तीसरे पेज पे कर देना, क्योंकि रोज़ देख देख के नहीं अच्छा लगता, रोज़ नहीं अच्छा लगता। हम वही बेटियां जो मनाते थे काश पापा को एक बार न्यूज़पेपर में पापा की फ़ोटो देख लेते थे तो सबको जाके दिखाते थे। और आपने हमारे साथ ऐसा कर दिया कि हमारा आज भी दिल दहल जाता है हम ट्विटर खोलते हैं तो। लेकिन मजबूरी है, हमारे पास नहीं आ रहा है कोई पूछने सर कि क्या हुआ, हमारी मजबूरी है ट्विटर पे लिखना। वो तो बैठी हैं तो 50 न्यूज़ चैनल लाइन अप हो जाएंगे, हमारे पास नहीं आ रहे हैं 50 न्यूज़ चैनल। हमारी मजबूरी है कि हम एक्स पे जाके ही लिखेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारी बात कौन सुनेगा। एक निर्दोष आदमी को आप पूरे जीवन के लिए आप जेल में डाल देंगे। 8 साल एक गलत एक्यूजेशन में आपने बंद करके रखा है, और आज भी आपको चैन नहीं आ रहा है। आज भी आप किस तरह की बातें कर रही हैं, मेरे निजी जीवन के बारे में बातें कर रही हैं कि इसकी शादी यहाँ हुई है, इसकी ये यहाँ हुई है। निजी जीवन के बारे में बिल्कुल, आप वीडियोस उठा के देख लीजिए, वो हर इंटरव्यू में मेरे निजी जीवन की बातें कर रही हैं कि इसकी शादी इस फला तारीख को हुई, यहाँ हुई, ये। अरे मैंने आपके निजी जीवन के बारे में आज तक कोई बातें की? मुझे 1000 चीज़ें पता है, मैंने आज तक टिप्पणियाँ नहीं की। आप क्यों मेरे निजी जीवन? क्योंकि आप विक्टिम है और मैं नहीं हूँ। आप क्या कर रही हैं मेरी हर जगह फ़ोटो वायरल कर करके? मेरी पर्सनल फ़ोटोज़ आप वायरल करती हैं, मुझको नहीं पता है क्या? लेकिन मैं, क्योंकि मेरी पक्ष कोई सुनेगा ही नहीं। हम बच्चियां नहीं हैं, बेटी तो एक ही तरफ है। क्यों? क्योंकि किसी एनजीओ वाली ने कह दिया कि वो बेटी है। आप भी तो बेटी हो। वही तो मैं बोलना चाह रही हूँ सर आपसे कि मैं बेटी नहीं हूँ। पिछले 8 साल में क्या किस उनको तो सारी, मैं कह तो रही हूँ, सारी सरकारी सुविधाएं दी गई हैं। वो एक फ़ोन मिलाए, मैं आज चाहूँ राहुल गांधी जी को फ़ोन मिला के मिल सकती हूँ? बोलिए राहुल गांधी जी से मुझसे मिले, बोलिए। मैं ताकतवर हूँ ना? अगर वो बोलती हैं कि मैं ताकतवर हूँ, क्या मैं एक फ़ोन में राहुल गांधी जी से मिल सकती हूँ, प्रियंका गांधी जी से मिल सकती हूँ? क्या मुझे चुनाव लड़ाने वो ले जाएंगी उन्नाव? नहीं ले जाएंगी। कौन है पावरफुल? आपने हमारा सामाजिक बहिष्कार कराने की कोशिश की है, और जो चंद लोग, जो उन्नाव के, जो हमारे ज़िले के लोग ये सब सच जानते हैं, आप कोशिश आज भी लगी हुई हैं कि वो भी हमारा बहिष्कार करें। लेकिन आप कह रही हैं कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं सर। किसको नहीं पता है? किसको नहीं पता? राहुल गांधी जी पढ़े लिखे हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, आप उठाइए ना, आप मंगाइए फाइल इस केस की, आप केस की फाइल मंगाइए, आप पढ़िए, आपको तो भी लगे। आप सिर्फ ये मत देखिए कि वो बीजेपी में थे, कि वो बीजेपी के नेता थे। वो तो कांग्रेस में भी रहे हैं। अरे मेरे पिता की शुरुआत कांग्रेस से हुई है, तो आप इसको राजनीति मत बनाइए। आप मंगाइए ना फाइल सर, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आप तो विदेशों से पढ़ के आए हैं। अब मंगाइए फाइल, आप देखिए। नेता विपक्ष हैं। नेता विपक्ष है। आप मेरा मुद्दा उठाइए ना, आप फाइल पढ़िए, आपको सबूत मिलेंगे। आप जाके आप सरकार से सवाल पूछिए कि इतने सबूत होते हुए ये इंसान 8 साल से जेल में क्या कर रहा है, ये सरकार क्या कर रही है? अरे आपको तो मेरे लिए बोलना चाहिए सर। आप कैसे एक फ़ोन कॉल में दूसरे को बुला लेते हैं और आप बोलते हैं दूसरा तरफ पावरफुल है, बीजेपी एमएलए। अरे इतने पावरफुल होते 8 साल से एक झूठे मुकदमे में बंद हैं। सोचने की बात है ना सर। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अलका लांबा, योगिता भयाना, ये सब राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं सर, और मुझे नहीं पता इनको सच पता है कि नहीं। और अगर इनको सच नहीं पता है तो मैं इनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सच पता करिए। क्योंकि अलका लांबा जी, जब ये केस हुआ तो मैंने देखा कि वो
गई और उन्होंने 100 जगह बोला कि लड़की दलित है, एक लड़की दलित लड़की के साथ ऐसे कर, तो वो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन हर बात पे फैलाती हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि दूसरी तरफ भी बेटियां हैं, दूसरी तरफ भी औरतें हैं। आपके मन में हो सकता है, आपको लगता हो कि आदमियों की कोई इज्जत ही नहीं होती है, क्योंकि आप मेरे पिता की इज्जत तो आप समझती ही नहीं है कि होनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ आप औरतों की भी इज्जत करना चाहती है तो दूसरी तरफ भी है। आप अपना मुंह खोलने से पहले, इतने बड़े पद पे बैठी हैं, मुझसे उम्र में बड़ी हैं, शायद मेरे बराबर आपकी बच्चियां होंगी, एक बार सोचिए। जिस मैं यूनिवर्सिटी से आप पढ़ी हैं, जिस यूनिवर्सिटी से आपने लॉ किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष भी रही हैं। सर, तब इसीलिए मैं कहना, आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग होने का क्लेम करते हैं कि आपको सब सच पता है, ठीक है, तो आप एक बार क्यों नहीं ये फाइल उठा के देख लेते? आप क्यों नहीं पूछते उस लड़की से कि भाई बताओ कि तुमने समय क्यों 3 बार बदला? अच्छा चलो तुम ट्रॉमे में, लेकिन आप दिन और रात का फर्क तो नहीं भूल सकते, दोपहर 2 बजे और शाम 8 बजे का फर्क, इतना फर्क। चलिए आपको साइंटिफिक चीजें, आप कैसे उस वक्त फोन पे बात कर, ये सब तो सवाल कर सकती है ना वो, उनसे उनसे कुछ बेसिक सवाल तो वो कर सकती हैं, क्यों नहीं करती हैं वो? नेता विपक्ष क्यों नहीं करते उनसे सवाल? आपके पिता कांग्रेस में भी रहे, समाजवादी पार्टी में भी रहे। जी, अखिलेश जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं अखिलेश जी से भी, मैं सारे ही ये जो लोग, अखिलेश जी भी देखिए उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे नेताओं में से माने जाते हैं, मैं उनसे भी कहूँगी कि आप, मुझे उम्मीद है कि शायद हो सकता है उन तक अब सच पहुंचा हो, लेकिन अगर आप तक नहीं पहुंचे तो मेरा आग्रह है कि आप सच पता करिए और आप हमारी तरफ से बोलिए। सर, हर चीज़ राजनीति नहीं होती है। कोई आदमी 8 साल से जेल में बंद है, 8 साल से, और आपने उसकी आइडेंटिटी क्या बना दी? बीजेपी विधायक। बीजेपी में है तो क्या जेल में रखेंगे आप उसे? सबूतों गवाहों किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है आपके मन में। मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आपको तो हमारी तरफ से खड़ा होना चाहिए, आपको तो पूछना चाहिए कि उन 2 बच्चियों का क्या हुआ? क्या कुलदीप जी की बच्चियां ठीक है? कि क्या आपको अपने कार्यकर्ताओं से बोलना चाहिए कि गाली मत लिखो? कैसी गंदी गंदी भद्दी गाली लिखते हो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी किसी लड़की को इतनी भद्दी गालियां लिखने की? कितनी गंदी गंदी गालियां लिखते हैं उनके कार्यकर्ता हम लोग की पोस्ट पे। आप जाके देखिए ना, आप उठाइए, आप बोलिए अखिलेश जी से कि देखेगी उनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, डांटे अपने कार्यकर्ताओं को कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उनकी बेटियों को ये बोलने की, हिम्मत कैसे हुई? मैं यही आग्रह करती हूँ अखिलेश जी से कि आपको तो मेरी तरफ से बोलना चाहिए। सर, आपको सच पता है, आप उत्तर प्रदेश के हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है। आप बोलिए ना, हर चीज राजनीति नहीं होती, कुछ चीजें राजनीति से बढ़कर होती हैं। सर, किसी आदमी के जीवन का सवाल है, किन्हीं बच्चियों के जीवन का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है, वो इस कलंक के साथ उनको पूरी जीवन जीना पड़ेगा सबूतों के होते हुए भी। आपको आपको सच में पूछना चाहिए सर, आप उनसे जाके पूछिए। हम नहीं रोए, हम मीडिया में नहीं है, हम रोड पे आके नहीं बैठे तो क्या हमारे कष्ट नहीं है, हमारे दर्द नहीं है? आपका जब जो मन चाहता है आप अफवाह उड़ा देती है, इनको मारा उनका, किसको मारा सर? कौन मारेगा? 8 साल से मेरे पिता जेल में, हम 2 बच्चियां हैं, हम मारने जाएंगे किसी को? किससे डर है उनको? बताए ना किससे डर है? 4 लोगों का परिवार है हमारा, मेरे पिता, मेरी माँ, मैं, मेरी छोटी बहन। कौन मारने गया इनको? मैं गई? अरे ये कोर्ट में मेरे बगल में खड़ी होती थी, ये कभी कभी मुझे गालियां देते हुए निकलती थी, प्रोवोक करती थी कि मैं कुछ करूं, लेकिन मुझे पता था कि मैं नहीं बोल सकती, मुझे मेरे पिता को बाहर लाना है। मैंने तो आज तक नहीं बोला, मैंने इनके बारे में आज तक कुछ नहीं बोला, और ये मेरे बारे में किस किस तरह की चीजें बोलती हैं। इनका जब मन आता है ये जजों को गालियां देती हैं, इनका जब मन आता है ये मुझे गालियां देती है, मन आता है मेरे पिता को गालियां देती हैं। उनको वो 2-3 लोग वो मिल के पढ़ा के ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, जाके बोल देते हैं, कहानियां बनाती रहती हैं। अरे आप पूछिए ना, वो जो कहानियां मीडिया में सुना रही है, क्या वो उन्होंने कोर्ट में बोली थी? रोज नई कहानी के साथ तो आके खड़ी हो जाती हैं वो तो। बृजभूषण शरण सिंह ने आपके पिता के बारे में कहा कि कोर्ट ने जो किया है ठीक किया है, या हाई कोर्ट के फैसले पर जो उन्होंने बात कही, अब वो भी कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं कि वो मेरी हत्या करा सकते हैं, वो मेरे पीछे पड़े हैं, ऐसा भी है? मैं वही कहना चाह रही हूँ कि इनके साथ दिक्कत ही यही है कि ये चाहती हैं कि हमारा किसी तरह से सामाजिक बहिष्कार हो। इनके मन में इनके और वो 2-3-4 लोग जो लोकल पॉलिटिकल ये सब हैं, जो उन्नाव
के जो खराब लोगों में जाने जाते हैं, सब उन्नाव में सब उनका नाम जानते हैं। आपके काम किसी से छुप नहीं रहे हैं। तो वो जो 4-5 लोगों का गैंग है, इनका मकसद ही यही है कि ना किसी के सामने कभी सच आए, ना मैं मुंह खोलूं और इतनी गंदी गंदी बातें बोलूं दूसरों के बारे में कि सामने वाला कुछ बोल ही ना पाए। ऐसे तो मैं भी कुछ कह सकती हूँ। मैं इनके चाचा जेल से मुझे मारने की धमकियां भेजते हैं, मैं नहीं कह सकती। इनके सीआरपीएफ वाले मुझे गोली दिखाते हैं, मैं बोलूं? बोलने को सर आदमी कुछ भी बोल सकता है। जब ट्रायल कोर्ट ने किसी भी कारण चलते, मैं मीडिया ट्रायल मानती हूँ उसको, हालांकि जब ट्रायल कोर्ट ने किसी भी मामले में चलते हमें सज़ा सुनाई, हमने उसको भी स्वीकार किया। हमने हाथ जोड़ा और कहा हम लड़ेंगे। और मैं आज भी कहती हूँ कि हमारी लड़ाई कोई सड़कों पे नहीं है। ऐसा नहीं है हम सड़कों पे नहीं बैठ सकते। मेरे उन्नाव के लोग इतना प्यार करते हैं, मैं एक बार बोलूँगी और सब बैठेंगे। मैंने हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को मना किया है, नहीं सर हमारी लड़ाई सड़कों पे नहीं है, हम न्यायालय में लड़ेंगे, हम सही रास्ता अपनाएंगे, हम जुडिशरी पे कभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम जब ट्रायल कोर्ट से हार के आए थे तो भी हमने सम्मान किया था, हाई कोर्ट में बेल मिली तो भी सम्मान किया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाए तो भी सम्मान किया था। इनकी तरह नहीं है हमारा कि अगर जीते तो जज सही है, हारे तो जज गलत है, सीबीआई गलत है, कभी कभी कोई गलत है। इनको छोड़ के पूरी दुनिया गलत है। अच्छा, आपको लगता है कि ठाकुर होना इस सरकार में एक गुनाह है? ठाकुरों की वजह से सजा मिल रही है? सर मैं देखिए बहुत राजनीति नहीं समझती, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ जानती हूँ कि जब मेरे पिता पे ये मुकदमा लिखाया गया तो न्यूज़ में किस तरह की खबरें चल रही थी। क्योंकि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो भी उसी समाज से आते हैं, तो उन पे भी कई इल्ज़ाम लगाए गए। मेरा मानना ये है कि इन सब चीज़ों में मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। और शायद क्योंकि हम उस वक्त उत्तर प्रदेश में ऐसी भाजपा की सरकार थी, मेरे पिता भाजपा के विधायक थे, तो क्या उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा? बिल्कुल, हमें उसका दंड मिला है। रूलिंग पार्टी के विधायक होने की सज़ा हमको मिली है। ये मैं इसमें कोई हेजिटेशन, शायद हम किसी कुछ और होते, अगर हम सच में बता रही हूँ, अगर हम विधायक नहीं होते तो हमारे सबूत ज़रूर देखे जाते, हमारे साथ इतना बुरा नहीं होता जितना बुरा किया गया। ये जो पूरी चीज़ पे राजनीति हो रही है ना, मैं हाथ जोड़ के मतलब आप करें ना राजनीति, बहुत मुद्दे हैं राजनीति। आपको लगता है कि पिताजी ठाकुर थे, क्षत्रिय थे, राजपूत कुल में पैदा हुए, सरकार में जो मुखिया हैं योगी जी उसी कुल खानदान से हैं, तो ये भी एक टारगेट करने का आसान तरीका हो गया कि ठाकुरों की सरकार है तो ठाकुर विधायक है, तो ऐसा वैसा, ऐसा है क्या? कुछ आपने फील किया, महसूस किया? मैंने ये चीज़ बिल्कुल महसूस की है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगी कि, और हम तो बहुत सर क्या ही हैं, लेकिन बहुत लोग उन पे अटैक करना चाहते थे, मुखिया पे अटैक करना चाहते थे, जिन्होंने हमें माध्यम बना लिया, मैं तो ये कहूँगी। ओह, योगी आदित्यनाथ पर अटैक करना चाहते थे और माध्यम कुलदीप सिंह सेंगर बने, बिल्कुल आप लोग बने, ये कहना चाहते मैं उस वक्त की बात करें तो बिल्कुल ये सच है कि अटैक वहाँ वो करना चाहते थे, हम उस चीज़ का माध्यम बने। और तो मैं यही लेकिन आग्रह करना चाहती हूँ कि जो हुआ, और हो सकता है कि आपको पता ना हो, लेकिन अब आप इस चीज़ पे राजनीति ना करें। सवाल एक खड़ा होता है कि बड़े घर में, विधायक के घर में या विधायक होना, समाज में बड़ा होना कोई गुनाह है? आपको लगता है कभी कि कभी ऐसा हुआ तो ये गुनाह हो गया, उसकी पीड़ा आपको झेलनी पड़ रही है कि क्यों कुल खानदान में बड़े हुए, ऐसा भी है क्या? एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि ये बड़े हैं, ये 4 बार के विधायक हैं, ये हैं, तो उसके बियॉन्ड कोई देख ही नहीं पा रहा है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप किस चीज़ के लिए हमें अक्यूज़ कर रहे हैं? क्या आप बड़े होने के लिए हमें अक्यूज़ कर रहे हैं? वो हम हैं, हम 4 बार के विधायक, हाँ हैं, थे मेरे पिता के पूरे जीवन की मेहनत है, उन्होंने और कुछ नहीं कमाया, उन्होंने लोग कमाए हैं, तो बिल्कुल हम हैं,
हम हैं 4 बार के विधायक, हम थे 4 बार के विधायक, हम्म, लेकिन ये हमारा दोष तो नहीं हो सकता। हम्म। आप हमें किस दोष के लिए और क्या मीडियम यूज कर रहे हैं? आपको लगता है कि एक समाज में ट्रेंड है, साइकिल वाला मोटरसाइकिल से लड़ गया तो साइकिल वाले का नहीं, मोटरसाइकिल वाले का दोष। बिल्कुल। मोटरसाइकिल वाला कार से लड़ गया मारुति 800 से तो मारुति 800 का दोष। मारुति 800 वाला मर्सिडीज से लड़ गया तो मर्सिडीज वाले का दोष। एक बड़ा और छोटा, ये जो एक मानसिकता है, उसका भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है या पड़ा है? बिल्कुल सर, ये जो परसेप्शन हमारे खिलाफ बनाया गया है उसका खामियाजा तो हमको भुगतना पड़ ही रहा है। और मैं लोगों से बस यही बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई विधायक रहा है या फिर कोई अच्छे घर से है या फिर कुछ इस तरह का उन्होंने सामाजिक कार्य किया हुआ है तो आप उनको गलत मान लें। क्योंकि आप देखिए ना कैसे जघन्य अपराध की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट रेप हियर। यू आर accusing माई फादर ऑफ बीइंग अ रेपिस्ट, यू आर कॉलिंग मी अ रेपिस्ट डॉटर। इट्स नॉट ओके। हम कितने भी बड़े घर से आते हो, क्या वो कृत्य हुआ है? सवाल ये है, सवाल अंत में यही है कि आप जिस चीज के बारे में हमें अक्यूज कर रहे हैं, क्या वो घटना हुई है? क्या वो घटना सच है? हम 4 बार के विधायक हो, हम 25 बार के विधायक हो, भगवान ने चाहा तो सब आगे भी ठीक रहेगा, लेकिन क्या ये घटना हुई है? और मैं इस देश के राजनेताओं से सच में आग्रह करना चाहूंगी कि क्या राजनीति करने के लिए अब यही मुद्दा बच जाए? मतलब अगर न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आप जाइए ना, आप न्याय की बात करिए, आप वहां जाके अपनी बात बोलिए। अगर हम गलत हैं आप वहां बताइए। ये कौन सा तरीका है? जब आप माँ और आपकी छोटी बहन मिलते हैं, क्या बातें करती हैं? हम 8 साल से बिना पापा के हैं। हम हर दिन पापा को याद करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि शायद मेरी और मेरी बहन से बहुत बड़ा कष्ट मेरी माँ का है, क्योंकि एक जीवन साथी की क्या अहमियत होती है किसी स्त्री के जीवन में, ये सभी जानते हैं। और मेरे मम्मी और पापा का तो ऐसा रिश्ता था कि एक भी दिन एक दूसरे से बात किए बिना, दोस्ती का रिश्ता था, एक सम्मान था एक दूसरे के प्रति। तो उनको, हम दोनों बहनें जब उनको देखते हैं तो हमें बहुत बहुत दुख होता है। हम सच बता रहे हैं, मतलब पापा के होते हुए हमने जो माँ को देखा था और अब पापा के ना होने पे जो हमारी माँ है उसमें बहुत फ़र्क है। वो अकेली हैं और हम चाह के भी, हम कितना भी उनके साथ बैठ लें, बातें कर लें, हम चाह के भी वो कमी नहीं पूरी कर सकते। और मैं वही कहना चाह रही हूँ कि वो किन चीज़ों से जूझती होंगी वो हम और आप नहीं बता पाएंगे सर। हम उनके साथ जब बैठते हैं तो हम अच्छी बातें करने की कोशिश करते हैं, हम आपस में एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बोलते बोलते 8 साल हमने निकाल दिए कि अब सब ठीक हो जाएगा। अब लोग राजनीति नहीं करेंगे, अब लोगों के दिल पिघलेंगे कि नहीं, अब इन बच्चियों को जी लेने देते हैं, इनके भी तो परिवार है, इनका तो पूरा जीवन नहीं। लेकिन कोई नहीं सोच रहा सर, किसी को नहीं पड़ी वो बहुत। जब हाई कोर्ट से जमानत की बातें आई, सामने आई, उस वक्त एक फील हुआ होगा कि आपके फादर निकलेंगे? हम बड़े आशावादी लोग हैं, तो उसके पहले से भी हमने आशा बनाई हुई थी। और जब ये ऑर्डर आया तो आप मानेंगे नहीं कि हमारे परिवार में इतने सालों बाद शायद हम खुल के मुस्कुराए होंगे हम सारे। लेकिन शायद वो आधा दिन भी वो खुशी लास्ट नहीं की, क्योंकि ऑर्डर आया और अगले दिन से इस तरह का मीडिया ट्रायल स्टार्ट हो गया। और मैं और मेरी बहन यही बात कर रहे थे कि शायद लोगों को लगता है कि अब हमें खुश रहने का अधिकार हमारे पास नहीं बचा है, क्योंकि
इस तरह की जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, जिस तरह की राजनीति की जा रही है, वो उसका कोई स्तर नहीं बचा है अब सर। और बहुत जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को निलंबित किया, निलंबित नहीं किया है सर, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगी, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को स्टे किया है स्टे किया, जी। और मुझे अभी भी न्याय की पूरी उम्मीद है, और कहीं ना कहीं मुझे अंदेशा था, मैं अब तो मैंने वकालत पढ़ी हुई है, की हुई है, क्योंकि जिस तरह का मैं अंदेशा उम्मीद थी, लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँची और मैंने मीडिया और सीआरपीएफ और एनजीओ वाले और इन सबको देखा, मैं समझ गई, मैं पहले से समझ गई थी कि ठीक नहीं है, और शायद तभी मुझे बोलना पड़ा कि ये चीज़ ठीक नहीं है। हमारा फैसला स्टे किया जाता सर, उसका दुख नहीं है, अगर वो लीगल पॉइंट पे गलत था तो वो स्टे किया जाता, उसका दुख नहीं है मुझे सर। जो मुझे वहां घुसने से पहले फेस करना पड़ा, उसका दुख है। आपने कई बार कहा कि मीडिया ट्रायल, मीडिया ट्रायल, 8 साल पहले भी मीडिया ट्रायल, इस हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी मीडिया ट्रायल, आप मीडिया ट्रायल कई बार कह चुकी हैं। आपको लगता है ये आपके पिता मीडिया ट्रायल के शिकार हो गए? बिल्कुल सर, मेरे मुकदमे में मैं कहती हूँ एक नज़ीर बननी चाहिए कि मीडिया ट्रायल क्या कर सकता है एक जीवन के साथ, व्यक्ति का जीवन किस तरह मीडिया ट्रायल बर्बाद कर सकता है। मेरे पिता को बाहुबली और जाने 28 मुकदमे, 30 अरे मेरे पिता के ऊपर एक मुकदमा नहीं था 2018 के पहले सर, एक मुकदमा नहीं था, साफ छवि के नेता थे, और आज जो उनके पक्ष में भी बोलना चाहते हैं, बेचारों को बोलना पड़ता है कि नहीं मुझे छवि नहीं पता लेकिन ये काम नहीं हुआ। आपने क्या स्थिति कर दी है हमारी इस देश में। बहुत शर्म की बात है कि मैं इसमें अपनी भी गलती मानती हूँ, शायद मुझे समझना चाहिए था कि मीडिया की कितनी अहम भूमिका है, कि शायद मुकदमे अब सिर्फ कोर्ट में नहीं लड़े जाते, बाहर भी लड़े जाते हैं, क्योंकि मैं अब सच में ये महसूस कर रही हूँ, 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद मैं ये महसूस कर रही हूँ कि हमारे कितने भी सबूत हो, हम हार गए सर। 8 साल अगर हम झेल गए तो हम हार गए सर, सिर्फ मीडिया ट्रायल। और जब मैं सारे जर्नलिस्ट जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको मेरी बात थोड़ी भी समझ में आ रही है कि आप जब भी रिपोर्ट, आप पे लोग बहुत फेथ करते हैं, आप क्या बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो उन्हीं को सच मानते हैं, हम क्या बोलेंगे, हमारे पास कागज़ क्या रखे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप जब बोले तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोले, मैं बस इतना ही आग्रह करना चाहती हूँ। आपको लगा कि मीडिया ने आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है? अन्याय किया है सर, मेरी और मेरी बहन, मेरी माँ के साथ मीडिया ने हर पल अन्याय किया है, हर पड़ाव पे अन्याय किया है। मेरे परिवार को परिवार की तरह नहीं, इंसानों की तरह नहीं समझा। मेरी माँ सिटिंग जिला पंचायत अध्यक्ष थी, सिटिंग। किस तरह का मीडिया ट्रायल हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश के हर इंसान को पता है। मेरी माँ, अरे शर्म नहीं आई लोगों को कि एक माँ, 2 बच्चियां, हम तो भी लगे पड़े हैं, हम तो भी राजनीति कर रहे हैं, और हम आज भी बैठ के राजनीति कर रहे हैं। हम नहीं देख रहे उन बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। अरे तुम अच्छे घर भले घर की बच्चियां कहते हो, तो अच्छे घर और भले घर की बच्चियों के साथ क्या कर रहे हो। बहुत ही शर्म की बात है सर, और मैं जिन मीडिया वालों ने जानते हुए भी ये किया है, मुझे लगता है उनको भी शर्म आनी चाहिए कहीं ना कहीं थोड़ी। कोई उम्मीद दिखती है? मैंने सर आपसे पहले भी कहा, बहुत आशावादी लोग हैं, और भगवान पे विश्वास तो अटूट है, और अपने सबूतों पे विश्वास अटूट है, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे सबूत ज़िंदा हैं, और मैं बिल्कुल जीत के आऊँगी। मेरे पिता ने ये काम नहीं किया है, मेरे पिता पूरी तरह से इस मामले में निर्दोष हैं, और वो निर्दोष साबित होंगे, और मैं उनको घर लेके आऊँगी, और मैं और मेरी दोनों बहनें उनसे फिर से गले लगेंगे, उनके साथ बैठ सकेंगे, उनके साथ खाना खा सकेंगे, जैसे सारे बेटी और बाप एक साथ बैठते हैं, वैसे ही हम भी बैठेंगे। आप समझ नहीं सकते कि मैं कितनी क्लोज थी अपने पापा से। वो हर
8 बजता नहीं था, वो मैं दुनिया में कहीं भी हूँ, वो दुनिया में कहीं भी, हमें बात करनी थी। 8 साल से मैं उस पल का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो 8 बजे और वो रोज़ मुझे फ़ोन मिला सके। रेगुलर टच में। जब तक वो बाहर थे, वो एक दिन, मैं जब से बड़ी हुई हूँ, मैंने होश संभाला है, मेरे पिता दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो रोज़ मुझसे बात करते थे। मैं अपने फादर से बहुत ही क्लोज रही हूँ। लोग बहुत। कहते हैं मैं दिखती भी उनकी तरह हूँ, शायद इसीलिए मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा गालियाँ भी देते हैं, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही हूँ और मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, मुझे पूरी आशा है कि बहुत मिस करती हैं। करती हूँ सर, हर पल मिस करती हूँ। आप समझ नहीं सकते हैं, मतलब मैं शायद एक्सप्रेस करने में उतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं बता नहीं सकती, लेकिन हर पल मिस करती हूँ। और मेरे पिता को कोई कुछ बुरा बोलता है ना सर, मैं अंदर से मैं टूट जाती हूँ कि आप जानते नहीं हैं वो किस तरह के इंसान हैं। 2 महिलाओं को बचाने के चक्कर में वो आज 8 साल से झेल रहे हैं, लेकिन उनसे अगर कभी भी कह दो कि पापा हम अब किसी की मदद नहीं करेंगे, तो भी वो मुझे यही समझाते कि नहीं बेटा, इंसान वही है जो दूसरों की मदद करे। तो मैं अपने पिता को, मेरे लिए तो दुनिया के बेस्ट पिता है, और वो आई होप हमारे पास जल्दी होंगे। आपकी जब शादी हुई तो आए? जी, मेरी शादी में बहुत बहुत साल बाद उन्हें हाई कोर्ट से हमने परमिशन ली कि वो मेरी शादी मेरे साथ रह पाए। आप सोचिए कि कितना इमोशनल होता है। बचपन से बच्चियाँ सोचती हैं कि जब उनकी शादी होगी ये करेंगे वो करेंगे। मेरे शादी में मुझे सिर्फ यही खुशी थी कि मेरे पिता आ रहे हैं और मुझे इतने समय बाद उनके साथ वक्त बिताने को मिलेगा। उसमें भी इन लोग को चैन नहीं पड़ा। ये हाई कोर्ट गए, इन्होंने 2 पार्ट में कराई थी। मेरे पिता के ज़माने में 2 हिस्सों में करा दी थी। बीच में वो बेचारे वापस फिर से गए, मतलब मेरी जो अन्य जो कार्यक्रम होते हैं वो नहीं अटेंड कर पाए। उन्होंने सिर्फ मेरी शादी अटेंड की उस तरह। सारे कार्यक्रम में नहीं रहे। सारे कार्यक्रम इन्होंने करने नहीं दिए। ये फिर पहुंच गए थे कोर्ट, कहते हमें खतरा है। किस बात का खतरा है? जब आए शादी में तो फिर हाँ, पूरा परिवार खुश था। आप हमारी फोटोएं देखिए उस वक्त हम सबके चेहरों पे। मैं अपनी विदाई में शायद मेरी विदाई जिस दिन हुई उसी दिन मेरे पिता को वापस जाना था, वापस सरेंडर करना था। आप सोचिए किसी बेटी के दिल पे क्या बीती होगी कि जिस दिन उस विदा होके दूसरे घर जा रही है, उसको पता है कि उसके पिता भी अपने घर से वापस जा रहे हैं। अभी आज के बाद वो आपको नहीं मिलेंगे, नहीं देख सकते आप उन्हें, छोड़ने भी नहीं जा सकते क्योंकि आपकी शादी होगी, आप दूसरे घर में आ गए। मैंने क्या मैं ये सब बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने ऐसे सवाल कर दिए। बहुत पीड़ा सही है हमने सर, अब बस करें। मैं देश के राजनेताओं से कि अगर ज़रा भी इंसानियत बची है तो बस कर दो। अब हम थक चुके हैं सर, हम थक चुके हैं, अब बस कर दें। अंत में कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। मैं क्या बोलूँ आप लोगों से, जो मेरे दिल में था मैंने बता दिया है, बाकी आप लोगों की बहुत मर्जी बहुत है। धन्यवाद आपका।